नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन गुप्ता है और ग्रुप थ्योरी की ये मेरी सेकंड वीडियो है, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री तक पढ़ा दिया था। अब हमारी एलिमेंट है इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिसमें हमारा सिमेट्री ऑपरेशन जो होता है रोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, मीन्स कि हम इसमें हमारे मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद हमारे मॉलिक्यूल को एक परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्ट किया जाएगा, जिससे हमारा मॉलिक्यूल अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये हमारा सपोज मॉलिक्यूल है और दीज आर 4 एटम्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा 90 डिग्री, 90 डिग्री रोटेशन करूंगा। नाइन्टी डिग्री रोटेट करने पर ये जो हमारे एटम्स हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे फर्स्ट एटम है, ये इसको जब 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला एटम ने इस पोजीशन पर आ गया, ये वाला एटम इस पोजीशन पर आ जाएगा 90 डिग्री रोटेट करने पर, ये सेकंड वाला एटम इस पोजीशन पर आ जाएगा और ये वाला एटम, ये वाला जो एटम है वो इस पोजीशन पर चला जाएगा। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट एटम ये आ गया, फोर्थ एटम ये चला गया, सेकेंड एटम ये आ गया और थर्ड एटम ये देखें ये आ गया। अब आप देखेंगे कि मैंने जब इसको 90 डिग्री रोटेट किया है तो मॉलिक्यूल जो हमारा है वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आया है। तो ये हमारा कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन नहीं हुआ। सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है कि मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्री एलिमेंट लगाने पर अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ जाए, लेकिन जब हमने इसको रोटेट कराया है तो अपनी पुरानी स्टेट में वापस नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक इस मॉलिक्यूल को रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन के लिए क्या कहा था कि जो भी हमारी रोटेशन एक्सिस है, इसमें C4 एक्सिस जो थी उसके अलोंग रोटेट किया गया है। अब इस एक्सिस के अलोंग हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर प्लेन से इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे। ये मैंने परपेंडिकुलर प्लेन डाल दिया है। अब देखते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन लगाने पर देखिए ये वाला जो एटम था वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये वाला एटम यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये वाला एटम यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा और ये वाला एटम यहाँ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल जो है रिफ्लेक्शन के बाद, परपेंडिकुलर प्लेन लगाने के बाद मॉलिक्यूल अपनी पुरानी स्टेज में वापस आ चुका है। फर्स्ट एटम अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ गया है, ये वाला एटम अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ गया है, सिमिलरली सेकंड और थर्ड अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ गए हैं। तो इसको बोलते हैं हमारा फुल सिमेट्री ऑपरेशन जो हुआ। पहले हमने रोटेट किया मॉलिक्यूल को, रोटेट करने के बाद वो अपनी फाइनल इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं आया। इनिशियल पोजीशन में वापस कैसे आया, जब हमने उसको परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्ट किया, विच मीन्स रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन लीव्स द मॉलिक्यूल अनचेंज्ड। This symmetry element is known as improper excess of rotation. Okay? अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम स्टैगर्ड ईथेन। स्टैगर्ड ईथेन को देखें तो कुछ इस तरीके का हो हमारा स्टैगर्ड ईथेन। जिसमें 6 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ, 1 कार्बन हैविंग 3 हाइड्रोजन, यह है हमारा स्टैगर्ड ईथेन। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन कैसे आएगी। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस मॉलिक्यूल को 60 डिग्री रोटेट कराऊंगा। देख लेते हैं, जब 60 डिग्री रोटेट कराएंगे इसको, ये रही हमारी एक्सेस जो कि हो जाएगी C6 एक्सेस। ठीक है, जब इसको रोटेट कराएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन इसकी पोजीशन पर आ जाएंगे ऐसे एज इट इज। इन दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो इधर पहुँच जाएंगे और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, इसमें देख लीजिए 60 डिग्री रोटेशन कराता हूँ मैं। H1 ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, सिमिलरली H2 इधर आ जाएगा, H3 इधर आ जाएगा, H4 इधर आ जाएगा, H5 इधर आ जाएगा और H6 इधर पहुँच जाएगा। अब क्योंकि अब देखेंगे आप कि ये हमारा मॉलिक्यूल था, हमने इसमें रोटेशन कराया और मॉलिक्यूल अपनी इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आया है। कैसे आएगा ये वापस? अब हम इस पर कराएंगे रिफ्लेक्शन बाय अ परपेंडिकुलर प्लेन। तो मैंने ये परपेंडिकुलर प्लेन लगा दिया है, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो इस कार्बन पर रिफ्लेक्ट करेंगे और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पर रिफ्लेक्ट करेगा, ये आ गया। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पर रिफ्लेक्ट करेगा और ये दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन पर रिफ्लेक्ट करेंगे और हमारा मॉलिक्यूल अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ चुका है। दिस इज स्टैगर्ड, दिस इज स्टैगर्ड इथेन, दिस इज स्टैगर्ड इथेन। और इसमें देखें तो हाइड्रोजन की पोजीशन और इसमें देखें हाइड्रोजन की पोजीशन सेम है। तो ये हमारी हो गई S6 इम्प्रॉपर एक्सिस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो सिमेट्री एलिमेंट है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इससे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो हमारा होगा हमारा अगला जो सिमेट्री एलिमेंट है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री, और यहाँ से जो भी ऑपरेशन होगा उसको हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? हमारे मॉलिक्यूल में एक ऐसा सेंटर जहां से मॉलिक्यूल के एटम्स को इन्वर्ट करने पर मॉलिक्यूल अपनी इनिशियल स्टेज में वापस आ जाएगा। जैसे अगर हम देखते हैं कि जैसे कोई एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया एग्जांपल ले लेता हूं मैं, बहुत कोई सिंपल सा लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हमने, बस सिंपल सा एग्जांपल है। इसमें जो हमारा सेंटर होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, वो यहाँ लाई करेगा। दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ से हम एटम्स देखते हैं कि हमारे जो ऑक्सीजन है इस साइड को है और इस साइड को है, मतलब इस सेंटर से एक्सिस के दोनों तरफ जाने पर सेम एटम पड़ रहा है। इधर गए तो भी ऑक्सीजन और एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में गए तब भी सेम एटम। जब ऐसा सेंटर जहां से किसी भी एक्सिस के अलोंग जाने पर सेम एटम पड़ते हैं तो वो सेंटर हमारा हो जाता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे इस सेंटर से अगर हम प्लस एक्स डायरेक्शन में चलें तब भी ऑक्सीजन एटम, माइनस एक्स डायरेक्शन में चलें तब भी ऑक्सीजन एटम। तो हम इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं, इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। और एग्जाम्पल देख, हम अगला एग्जाम्पल जो देख लेते हैं, Cl Cl H H H Cl Cl H। इसमें देखेंगे हम कि ये हमारा, सपोज अगर मैं इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री मान लेता हूँ तो देखता हूँ क्या इससे हर डायरेक्शन में जाने पर क्या हमारा सेम एटम पड़ेगा या नहीं। जैसे Cl से मैं अगर ऊपर की डायरेक्शन, इस सेंटर से अगर मैं ऊपर की डायरेक्शन में जाऊँ Cl पड़ेगा, नीचे जाऊँ Cl पड़ेगा। इस साइड को अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ हाइड्रोजन पड़ रहा है, इस साइड को अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ हाइड्रोजन पड़ रहा है, इस साइड को अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ हाइड्रोजन पड़ रहा है, इस साइड को नीचे की तरफ जाऊँ हाइड्रोजन पड़ रहा है, इस साइड को मैं ऊपर की तरफ जाऊँ Cl पड़ रहा है, इस साइड को मैं नीचे की तरफ जाऊँ Cl पड़ रहा है। मतलब इस सेंटर से अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में दोनों तरफ जा रहा हूँ तो सेम एटम से हमारा सामना हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। अगर हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो ये हमारा है एथिलीन, और अगर मैं इसको हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री मान लूँ तो
इस डायरेक्शन में चलने पर हाइड्रोजन मिल रहा है, बैक डायरेक्शन में भी चलने पर हाइड्रोजन मिल रहा है, इस डायरेक्शन में चलने पर हाइड्रोजन मिल रहा है, इस डायरेक्शन में चलने पर भी हाइड्रोजन मिल रहा है। तो ये हमारा जो सेंटर है इसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये हमारा जो एग्जाम्पल है इसमें हम ढूंढते हैं कि हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री मान लूँ तो देखेंगे आप कि इस डायरेक्शन में चलने पर तो मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर मुझे हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस मॉलिक्यूल में हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, आई एब्सेंट। क्यों आई एब्सेंट क्यों है हम देखेंगे। ये हमारा, अगर मैं इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री मानूं तो ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मुझे हाइड्रोजन मिला, लेकिन नीचे की तरफ जाने पर हाइड्रोजन नहीं मिला। तो यहाँ हमारा आई एब्सेंट है। जनरली हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑड नंबर्स में एटम प्रेजेंट होते हैं वहाँ हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है। जैसे अगर मैं देखूँ तो यहाँ 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, अगर एक प्लेन में देखूँ तो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो जनरली हम मान लेंगे कि यहाँ ऑड नंबर में हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं एक प्लेन में, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। ऐसे जैसे इस वाले में देखा हमने कि यहाँ 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, 2 साइड एटम यानी इवन नंबर में साइड एटम प्रेजेंट हैं, तो यहाँ हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ऐसे अगर हम यहाँ देखें तो एक प्लेन में 4 एटम्स हैं, तो यानी इवन नंबर में एटम प्रेजेंट है एक प्लेन में, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ हम टोटल साइड एटम देखें तो 4 साइड एटम है, तो यहाँ हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले लें, BF3। तो अगर हम देखें तो यहाँ ऑड नंबर्स में सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, सॉरी ऑड नंबर में साइड एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ आई एब्सेंट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया हो। अब हम आगे पढ़ेंगे पॉइंट ग्रुप्स के बारे में। पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं? दीज आर द कलेक्शन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ मॉलिक्यूल, विच मीन्स कि पॉइंट ग्रुप जो होगा वो सिमेट्री ऑपरेशन, एक मॉलिक्यूल पर जितने भी सिमेट्री ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे उन सब का कलेक्शन होगा। ठीक है, और इसको पॉइंट ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जितने भी सिमेट्री ऑपरेशन एक मॉलिक्यूल पर परफॉर्म करेंगे उस मॉलिक्यूल में एक पॉइंट ऐसा होगा जो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी अनचेंज रहेगा, मतलब वो उसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा उस पॉइंट की, इसलिए इनको बोलते हैं पॉइंट ग्रुप्स। और पॉइंट ग्रुप्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट ग्रुप होगा वो लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप होगा, दूसरा मीडियम सिमेट्री, और तीसरा जो क्लासिफिकेशन होगा वो हमारा होगा हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स। लो सिमेट्री पॉइंट ग्रुप में हमारे आ जाएंगे जैसे CS पॉइंट ग्रुप हो गया, CN पॉइंट ग्रुप हो गया, CNB पॉइंट ग्रुप हो गया और CNH पॉइंट ग्रुप हो गया। मीडियम सिमेट्री में हमारे DN पॉइंट ग्रुप आ जाएंगे, जैसे DN हो गया, DND हो गया, DNH पॉइंट ग्रुप हो गया। और हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप पे हमारे आ जाएंगे टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप। ठीक है, एक एक करके हम सारे पॉइंट ग्रुप्स को पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि एक पॉइंट ग्रुप में टोटल ऑपरेशंस कितने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं CS पॉइंट ग्रुप के बारे में। CS पॉइंट ग्रुप,
सी एस पॉइंट ग्रुप क्या होगा? ऐसा पॉइंट ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, उसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसे पॉइंट ग्रुप को हम बोलेंगे सी एस पॉइंट ग्रुप। जैसे अगर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, इस मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो इस मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। वो प्लेन कैसे जाएगा? ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, और एक प्लेन इस तरीके से जाएगा जो इन सारे एटम्स को बाइसेक्ट कर देगा। तो ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर प्रेजेंट, सो इट इज सी एस पॉइंट ग्रुप। और भी एग्जाम्पल अगर इसके देख लें तो हमारे हो जाते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं इसको देख लूं, इस मॉलिक्यूल को देखूं, Cl Cl Cl, इस मॉलिक्यूल में हम अगर देखें तो कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलावा प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री ही प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में हमारा सी एस पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है। और अगर मैं इस सी एस पॉइंट ग्रुप में टोटल ऑपरेशन देखना चाहूँ कि हमारे टोटल सिमेट्री ऑपरेशन कितने होंगे, तो यहाँ हमारे जो टोटल सिमेट्री ऑपरेशन होंगे वो 2 होंगे। टोटल सिमेट्री ऑपरेशन 2। कैसे होंगे 2? सपोज ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें पहला सिमेट्री ऑपरेशन तो आइडेंटिटी हो गया, पहला सिमेट्री ऑपरेशन तो आइडेंटिटी है, और दूसरा जो सिमेट्री ऑपरेशन होगा वो एक प्लेन है। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे टोटल सिमेट्री ऑपरेशन कितने हो गए? 2। ठीक है। अब आगे अगला जो पॉइंट ग्रुप हमारा है वो है, अगला जो पॉइंट ग्रुप है हमारा वो है सी एन पॉइंट ग्रुप। क्या हुआ? सी एन पॉइंट ग्रुप। सी एन पॉइंट ग्रुप में हमारा जो सिमेट्री एलिमेंट होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट होगा, और जो भी हमारा सिमेट्री ऑपरेशन इसमें क्या होगा कि हम मॉलिक्यूल को एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रोटेट करेंगे, जिससे हमारा सी एन पॉइंट ग्रुप बनेगा, जहाँ एन क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब इसमें हमारा एन 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 का मतलब है कि मॉलिक्यूल को 360 डिग्री रोटेट कराना, और 360 डिग्री रोटेट कराने का मतलब है मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी में ही रहेगा। ठीक है। तो C1 पॉइंट ग्रुप को हम कंसीडर नहीं करते हैं सिमेट्री में, ठीक है, क्योंकि वो आइडेंटिटी ही होता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर इसका, तो एग्जाम्पल हो गया, जैसे हम ये देख लेते हैं एग्जाम्पल PPH3, ठीक है, ट्राइफिनाइल फास्फीन। तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है। और थोड़ा गलत नहीं है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल होता है हमारा बिल्कुल प्लेन में नहीं होता है, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्लेन से थोड़ी सी इसकी जो एजेस होती हैं फिनाइल रिंग की वो थोड़ी सी बाहर की तरफ होती हैं, ठीक है। और इस मॉलिक्यूल में हमारी सिर्फ और सिर्फ एक C3 एक्सिस प्रेजेंट होती है, जो कि
फास्फोरस को इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, ठीक है, और इन तीनों फिनाइल लिंक्स को इंटरचेंज करती है। से ये फर्स्ट फिनाइल लिंक, सेकंड फिनाइल लिंक, थर्ड फिनाइल लिंक। अगर मैं इस फास्फोरस से जो हमारी एक्सिस होगी वो इस तरह से जाएगी और ये तीनों फिनाइल लिंक को रोटेट करेगी, ठीक है। तो इस PPS3 मॉलिक्यूल में हमारा जो पॉइंट ग्रुप होगा वो C3 पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम और भी एग्जाम्पल देखना चाहें H2O2 का, H2O2 इसका हम ओपन बुक स्ट्रक्चर है ये H2O2 का। तो अगर हम इसमें देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पास होगी और मॉलिक्यूल को पूरा 180 डिग्री घुमाने पर ये अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आ जाएगा। जब उसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो अगर हम देखें तो 180 डिग्री घुमाने पर मॉलिक्यूल यहाँ से C2 एक्सेस गई है और पूरा 180 डिग्री घुमाने पर, पूरा 180 डिग्री घुमाने पर ये जो हाइड्रोजन 1 होगा, हाइड्रोजन 1 जो होगा वो 2 की जगह पर आ जाएगा, 2 जो होगा वो 1 की जगह पर आ जाएगा। तो H2O2 के मॉलिक्यूल में हमारा जो पॉइंट ग्रुप है वो C2 पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट है। टोटल सिमेट्री ऑपरेशन इन CN पॉइंट ग्रुप। अब हम बात करते हैं कि हमारे CN पॉइंट ग्रुप में टोटल सिमेट्री ऑपरेशन कितने होंगे। तो हमारे CN पॉइंट ग्रुप में टोटल सिमेट्री ऑपरेशन N होंगे। वो कैसे होंगे वो देख लेते हैं। होता क्या है कि अगर N ऑर्डर की एक्सिस है, N ऑर्डर की एक्सिस है तो वो N-1 सिमेट्री ऑपरेशन देती है, N-1 सिमेट्री ऑपरेशन देती है, ठीक है। तो टोटल सिमेट्री ऑपरेशन इन CN पॉइंट ग्रुप हमारे N कैसे होंगे देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि N ऑर्डर की एक्सेस N-1 सिमेट्री ऑपरेशन देगी। जैसे BF3 को देख लेते हैं, वन टू थ्री, ठीक है। इसको रोटेट कराएंगे C3 एक्सेस से तो 1 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा। फिर से रोटेट कराएंगे तो 3 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा और 2 यहाँ जाएगा। फिर से रोटेट कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि C3 से रोटेट कराया तो ये C3 1 हो गया, ये C3 2 हो गया। अब तीसरा जो है C3 3 रोटेट कराया है, तुम्हारा 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों सेम है, 1 1 2 2 3 3। तो आप देख रहे होंगे कि N ऑर्डर की एक्सिस N-1 सिमेट्री ऑपरेशन देगी कैसे। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ तो इसने N ऑर्डर की एक्सिस ने 3 सिमेट्री ऑपरेशन दे दिए, 1 2 3। तो ये 3 सिमेट्री ऑपरेशन में हम सिर्फ 2 को ही काउंट करते हैं। तीसरा वाला जो होता है हमारा वो आइडेंटिटी हो जाता है, तीसरा वाला हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा। तो एक N ऑर्डर की एक्सेस ने N-1 यानी 2 सिमेट्री ऑपरेशन दिए और तीसरा हमारा आइडेंटिटी है। तो एक CN पॉइंट ग्रुप में टोटल ऑपरेशन हमारे N हो जाएंगे। अगर हमारा C3 पॉइंट ग्रुप है तो टोटल ऑपरेशन 3, C4 पॉइंट ग्रुप है तो टोटल ऑपरेशन 4, ठीक है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ C4 एक्सेस की बात करूं या C3 एक्सेस की बात करूं तो C4 एक्सेस या C3 एक्सेस जो हमारे ऑपरेशन देगी, C4 एक्सेस हमारे 3 ऑपरेशन देगी, C3 एक्सेस हमें 2 ऑपरेशन देगी। लेकिन अगर हम C3 पॉइंट ग्रुप की बात करें तो पॉइंट ग्रुप हमें 3 ऑपरेशन देगा। ऐसे देख लेते हैं, पॉइंट ग्रुप और इधर हम लिख लेते हैं एक्सेस, ठीक है। तो हमारा जो CN पॉइंट ग्रुप होगा वो हमें N ऑपरेशन देगा
C3 पॉइंट ग्रुप जो होगा वो 3 ऑपरेशन देगा, C4 पॉइंट ग्रुप जो होगा वो 4 ऑपरेशन देगा। लेकिन अगर हम एक्सेस की बात करें, C4 एक्सेस हमें 3 ऑपरेशन देगी, C3 एक्सेस हमें 2 ऑपरेशन देगी और C2 एक्सेस हमें 1 ऑपरेशन देगी। जैसा कि हमने यहाँ समझ लिया है कि BF3 में जो हमने C3 एक्सेस डाली तो हमारे 3 ऑपरेशन परफॉर्म हुए, 1 2 3, लेकिन जिसमें से एक हमारा आइडेंटिटी है, तो एक C3 ने हमें सिर्फ 2 ही ऑपरेशन दी है। ठीक है, तो हमारे CN पॉइंट ग्रुप में टोटल सिमेट्री ऑपरेशन N हो जाएंगे। अब अगला जो हमारा सिमेट्री पॉइंट ग्रुप है वो है CNB। CNB पॉइंट ग्रुप में क्या होगा, एक CN एक्सिस प्रेजेंट होगी और N वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट होंगे, एक एक्सिस ऑफ ऑर्डर n, उसके साथ n वर्टिकल प्लेन। जैसे अगर हमारा सपोज C2B पॉइंट ग्रुप है, तो C2B पॉइंट ग्रुप का मतलब है कि वहाँ C2 एक्सिस प्रेजेंट होगी और जिसके साथ 2 सिग्मा प्लेन प्रेजेंट होंगे। सिग्मा प्लेन भी कौन से होंगे, वर्टिकल प्लेन होंगे। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि C2 एक्सिस के साथ 2 वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो गया। वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो एक C2 एक्सिस प्रेजेंट है जो H1 और H2 को रोटेट करेगी। जब यहाँ से हमने X से C2 एक्सिस डालेंगे और घुमाएंगे तो H1 H2 की पोजीशन ले लेगा, H2 H1 की पोजीशन ले लेगा। इसके साथ ही वर्टिकल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन विच कंटेन प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो यहाँ C2 एक्सिस ही है। और अगर हम प्लेन देखें तो एक प्लेन हमारा ये रहा जो कि H1 O और H2 तीनों को बाइसेक्ट करेगा, और दूसरा प्लेन हमारा इस तरीके से जाएगा जो O को बाइसेक्ट करेगा और H1 और H2 को रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमारे 2 वर्टिकल प्लेन इसमें प्रेजेंट हैं। फिर से देख लीजिए, H2O मॉलिक्यूल है, O को कट करती हुई हमारी C2 एक्सिस जा रही है जो H1 और H2 को रोटेट करेगी, तो एक C2 एक्सिस हो गई। और वर्टिकल प्लेन, 2 वर्टिकल प्लेन होंगे। वर्टिकल प्लेन क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करते हैं। तो एक वर्टिकल प्लेन हमारा ये हो गया जो कि H1 ऑक्सीजन और H2 तीनों को ही बाइसेक्ट कर रहा है, और दूसरा वर्टिकल प्लेन हमारा ये हो गया जो C2 एक्सिस कंटेन कर रहा है और जो ऑक्सीजन को तो बाइसेक्ट कर रहा है और H1 और H2 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा हो गया C2B पॉइंट ग्रुप। तो H2 में हमारा C2B पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होता है। वेट फॉर